हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम लोग समसूत्री विभाजन माइटोसिस डिवीज़न को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं समसूत्री विभाजन क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है, जब एक मातृ कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है जिसमें जीन व गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के बराबर होता है, तो इस प्रकार के विभाजन को हम लोग समसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कह रहे हैं, चलो समझते हैं। ये जो है, ये है एक मातृ कोशिका। तो जब मातृ कोशिका विभाजित होकर इस प्रकार से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करते हैं जिसमें जो गुणसूत्र और जीन की संख्या है, इसमें जो पुत्र कोशिका बना है उसमें गुणसूत्र और जीन की संख्या इस मातृ कोशिका के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की विभाजन को हम लोग समसूत्री विभाजन कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, समसूत्री मतलब जिसमें सूत्र गुणसूत्र की संख्या समान ही रहता है। ठीक, तो इस प्रकार की विभाजन हो गया समसूत्री विभाजन। ये जो समसूत्री विभाजन है ये सोमैटिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, कौन सी कोशिका? सोमैटिक कोशिकाओं में। अब देखते हैं जो माइटोसिस डिवीज़न है उसको मुख्य रूप से दो अवस्थाओं में बांटा गया है, जिसमें से पहला अवस्था है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस, है ना। नाम से स्पष्ट है, कैरियो मतलब केंद्रक, साइटो मतलब कोशिका द्रव्य, काइनेसिस मतलब विभाजन। कैरियोकाइनेसिस जिसमें केंद्रक विभाजन होता है, साइटोकाइनेसिस जिसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले है कैरियोकाइनेसिस मतलब जिसमें केंद्रक का विभाजन होता है। कैरियोकाइनेसिस को फिर से चार उप अवस्थाओं में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से चार उप अवस्था है, चलो देखते हैं। पहला है प्रोफेज जिसको पूर्वावस्था कहते हैं, दूसरा मेटाफेज जिसको मध्य अवस्था कहते हैं, तीसरा एनाफेज जिसको पश्चावस्था कहते हैं, चौथा टीलोफेज जिसको अंत्यावस्था कहते हैं। तो इन्हीं उप अवस्थाओं को एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले प्रोफेज। तो यहाँ पर है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, तो चलो पढ़ते हैं। इस अवस्था में कोशिका द्रव्य गाढ़ा होने लगते हैं, कोशिकांग विलुप्त होने लगते हैं, सेंट्रियोल दो भागों में विभाजित हो जाते हैं तथा विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, क्या क्या हो रहा है, पहला तो कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद जितना भी कोशिकांग है वो विलुप्त हो जाएगा, और जो सेंट्रियोल है वो विभाजित होता है। ठीक है, और विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विपरीत ध्रुवों में पहुंचकर तारक केंद्र मतलब सेंट्रियोल तर्कुतंतु, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा रेस का निर्माण करते हैं, है ना। अब विपरीत ध्रुव में पहुंच गए जो सेंट्रियोल है, अब वहां जाकर तर्कुतंतु एक्स्ट्रा रेस का निर्माण करता है। और क्या होता है, और केंद्र का आवरण विघटित होने लगता है, धागेनुमा क्रोमेटिन संघनित होकर गुणसूत्र का निर्माण करता है। ठीक है, जो क्रोमेटिन है वो धागेनुमा वो संघनित हो जाता है और गुणसूत्र का निर्माण करता है। तो ये सब होते हैं कौन सी अवस्था में, प्रोफेज में, है ना, पूर्वावस्था में। तो इसको डायग्राम से समझते हैं। चलो, ये है पूर्वावस्था का डायग्राम। तो देखो, इसमें जो कोशिका द्रव्य था, है ना, कोशिका द्रव्य क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है। और क्या होता है, जो सेंट्रियोल है यहाँ पर वो 1 से 2 में विभाजित हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों इस प्रकार विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं जैसे। ठीक है, विपरीत ध्रुवों की ओर पहुँच जाते हैं और क्या करते हैं, एस्ट्रा रेस मतलब तर्कुतंतु का निर्माण करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, जो केंद्रक का आवरण है वो विघटित हो जाता है। ठीक है, और जो क्रोमेटिन था धागेनुमा, इस प्रकार से धागेनुमा संरचनाएं ये संघनित होकर इस प्रकार के गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। किस प्रकार के, ये जैसे एक्स शेप का जो गुणसूत्र है इस प्रकार के गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो ये सब होता है प्रोफेज में। नेक्स्ट अवस्था है हमारा मेटाफेज जिसको मध्यावस्था कहते हैं। तो चलिए देखते हैं मध्यावस्था में क्या होता है। इस अवस्था में गुणसूत्र कोशिका के मध्य रेखा पर पहुंचकर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग डायग्राम में, जो गुणसूत्र है वो कोशिका के मध्य रेखा पर आ गए हैं और पंक्तिबद्ध हो गए, है ना, एक पंक्ति में व्यवस्थित हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस समय गुणसूत्र मध्य रेखा पर इस प्रकार व्यवस्थित रहता है कि गुणसूत्र का सेंट्रोमियर मध्य रेखा में, ठीक है, और गुणसूत्र का भुजाएं विपरीत ध्रुवों की ओर होता है। क्या बोल रहा है, इस समय जो गुणसूत्र है
कुछ इस प्रकार है ये ठीक है। और यहाँ पर बीच में है सेंट्रोमियर। तो जो गुणसूत्र का सेंट्रोमियर है, ये बीच वाला पार्ट, ये कोशिका के मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। और ये जो दोनों भुजाएं हैं, ठीक है, जो सिस्टर क्रोमेटिन्स है, वो विपरीत ध्रुवों की ओर होता है ना। इस प्रकार देख सकते हो आप लोग डायग्राम में, जो गुणसूत्र है उसका दोनों भुजाएं, एक भुजाएं इधर है, ठीक है, एक भुजाएं इस ओर है, तो इसी को हम लोग कहते हैं विपरीत ध्रुवों की ओर व्यवस्थित है। तो ऐसा सभी गुणसूत्र है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं देखते हैं। यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट पॉइंट कि इस अवस्था में विपरीत ध्रुवों से आए तर्कतंतु, ये जो विपरीत ध्रुवों से तर्कतंतु आ रहे हैं, वो गुणसूत्र के सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर से जुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर गुणसूत्र है, ठीक है, इस गुणसूत्र के मध्य में क्या है, सेंट्रोमियर है, ठीक है। ये जो बिंदु टाइप के दिख रहा है, यही सेंट्रोमियर है। अब सेंट्रोमियर के अगल बगल में होता है काइनेटोकोर, तो उसी काइनेटोकोर से जुड़ जाता है। ये काइनेटोकोर क्या होता है, चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस डायग्राम से समझने वाले हैं काइनेटोकोर को। ये एक क्रोमोसोम का डायग्राम है। इसमें देखो, ये वाला पार्ट जो रेड वाला है वो है, कौन सा है, ये है सेंट्रोमियर, ठीक है, ये वाला सेंट्रोमियर है। और इसके अगल बगल में जो येलो संरचना आपको दिख रहे हैं, यही है काइनेटोकोर, ठीक है। इस प्रकार से दो काइनेटोकोर होता है, एक गुणसूत्र में और एक सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोमियर के अगल बगल में दो काइनेटोकोर। अब क्या होता है, जो विपरीत ध्रुव से एक्स्ट्रा रेस आ रहा है, तर्कतंतु कुछ इस प्रकार से आ रहा है, वो इसी काइनेटोकोर से इस प्रकार जुड़ता है, ठीक है, ऐसे जुड़ जाता है, ठीक है। तो यही है काइनेटोकोर। अब देखते हैं नेक्स्ट फेज कौन सा है हमारा, एनाफेज, जिसको पश्चावस्था कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, गुणसूत्र के सेंट्रोमियर दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। जो गुणसूत्र का सेंट्रोमियर था, है ना, वो दो भागों में टूट जाता है, ठीक है, जिससे दो संतति गुणसूत्र का निर्माण होता है। डायग्राम में देख सकते हो, जो एक गुणसूत्र था उसका सेंट्रोमियर विभाजित हो गया, टूट गया दो भागों में, जिससे दो गुणसूत्र का निर्माण कुछ इस प्रकार हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। संतति गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, संतति गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं। जो टूटकर नए गुणसूत्र बने हैं, अब वो विपरीत ध्रुवों की ओर गति करता है। और इसी समय जो गुणसूत्र की आवृत्ति है वो VL या J शेप का होता है ना। कैसा, VL या J, आप डायग्राम में देख सकते हो, ये सब कैसा दिख रहा है, या तो V दिख रहा है या L या J, ठीक है। अतः संतति गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों में पहुंच जाते हैं, है ना। इस प्रकार जो एक्स्ट्रा रेस है वो संतति गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों पर पहुंचा देते हैं। ये होता है एनाफेज में। नेक्स्ट फेज है हमारा टीलोफेज, जिसको बोलते हैं अंत्यावस्था। इसमें क्या होता है, विपरीत ध्रुवों में पहुँचे जो गुणसूत्र समूह हैं उसके चारों ओर केंद्रक आवरण का निर्माण होने लगते हैं, ठीक है। जो विपरीत ध्रुवों में गुणसूत्र पहुँचे हुए हैं उस पर इस प्रकार से केंद्रक आवरण का निर्माण होने लगते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, सभी गुणसूत्र पुनः क्रोमेटिन में परिवर्तित होने लगते हैं। जो प्रोफेज सबसे पहला अवस्था में क्या हुआ था, जो क्रोमेटिन था, है ना, धागेनुमा, वो गुणसूत्र में बदला था। लेकिन इसमें जो गुणसूत्र है वो धागेनुमा क्रोमेटिन में बदलने लगते हैं, ठीक है। जस्ट उल्टा होता है टीलोफेज किसका, प्रोफेज का, ठीक है। और क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में, कोशिका द्रव्य गाढ़ा से पुनः पतला होने लगते हैं, ठीक है। प्रोफेज में पतला से गाढ़ा होता था, इसमें गाढ़ा से पतला होने लगते हैं। सभी कोशिकांग पुनः दिखाई देने लगते हैं। उसमें सभी कोशिकांग विलुप्त होता था, अब इसमें फिर से दिखाई देने लगते हैं। तो ये है हमारा अंत्यावस्था टीलोफेज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस। हम लोग पढ़ चुके हैं अब कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस 4 उपावस्थाएं थे जिसको अभी पढ़ें, अब साइटोकाइनेसिस, ठीक है। नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है, साइटोकाइनेसिस, साइटोमिस कोशिका द्रव्य, काइनोसिस मिस विभाजन। इसमें क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, केंद्रक विभाजन के बाद अब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। केंद्रक विभाजन तो हो गया, अब क्या होगा, अब होगा कोशिका द्रव्य विभाजन। यहाँ पर दोनों जो जो मातृ कोशिका है वो यहाँ से विभाजित होता है बीच से, और दो संतति कोशिकाओं का इस प्रकार का निर्माण करता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस, ठीक है, इसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो ये था साइटोकाइनेसिस।
इसको अब थोड़ा गहराई से देखते हैं कि साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल और एनिमल सेल में अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एनिमल सेल में। तो एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस है वो क्लीवेज मेथड के द्वारा होता है, जिसको विदलन विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो मातृकोशिका है उसके मध्य में इस प्रकार एक रिंग का निर्माण होता है। ठीक है, रिंग बनता है, उस रिंग का नाम है कॉन्स्ट्रेक्टाइल रिंग। ठीक है, कॉन्स्ट्रेक्टाइल रिंग का निर्माण हो गया। अब उस रिंग के निर्माण होने के कारण जो मातृकोशिकाओं का इस वाले भाग और इस वाले भाग पर देखो थोड़ा गड्ढा हो गया है ना, खाज का निर्माण हो गया है। उसी खाज को हम लोग क्लीवेज फरो कहते हैं, मतलब विदलन खाज। ठीक है, इसी को हम लोग सेल खाज भी कहते हैं, मतलब सेल फरो कोशिका खाज। ठीक है, अब क्या होगा, जो खाज बना है वो धीरे धीरे गहरा होते जाते हैं। ये जो खाज है इस प्रकार से धीरे धीरे गहरा होते जाते हैं, और जो रिंग बने हैं यहाँ पर बीच पर रिंग है ना, वो धीरे धीरे छोटा होते जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, अंततः दो संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार होता है एनिमल सेल में। अब देख लेते हैं हम लोग प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में कौन सा विधि से होता है, ये होता है कॉन्स्ट्रिक्शन विधि। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन मेथड के द्वारा। तो इस मेथड में क्या होता है, सबसे पहले जो गोल्जी काय है उसका वेसिकल्स, ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो झिल्ली नुमा संरचना होता है वो यहाँ पर मातृकोशिका के मध्य में एकत्रित होता है। ठीक है, और दोनों संयुग्मित होकर फ्यूज़न होकर जुड़कर एक पट का निर्माण करता है। यहाँ पर देखो पट का निर्माण हो रहा है। इस डायग्राम में पट का निर्माण हो चुका है। इस पट को कहते हैं हम लोग सेल प्लेट। ठीक है, सेल प्लेट का निर्माण हो गया है। अब क्या होता है, अंततः जो सेल प्लेट है वो दो भागों में बंटता है ना, इस प्रकार से बढ़ जाता है, जिससे इस प्रकार से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, ये होता है प्लांट सेल में संतति कोशिका का निर्माण। जो साइटोकाइनेसिस है वो प्लांट सेल में इस प्रकार से होता है कॉन्स्ट्रिक्शन मेथड। अब देख लेते हैं क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, समसूत्री विभाजन के महत्व देख लेते हैं। पहला क्या है, इससे संतति कोशिकाओं में आनुवंशिक गुणों को पहुंचाया जाता है। ठीक है, जो मातृ कोशिका है उसका जो आनुवंशिक गुण है वो संतति कोशिकाओं में पहुंचाते हैं, किसके सहायता से, माइटोसिस डिवीज़न के सहायता से। दूसरा पॉइंट है, इस प्रक्रिया में बनने वाली पुत्री कोशिका मातृ कोशिका के समान होता है। ठीक है, हम लोगों को पता है कि समसूत्री विभाजन में जितना मातृ कोशिका में गुणसूत्र और जीन है उतना ही पुत्री कोशिका में होता है ना। तो पुत्री कोशिका और मातृ कोशिका दोनों आपस में समान होते हैं। ठीक है, तो माइटोसिस डिवीज़न में मातृ कोशिका पुत्री कोशिका के समान होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, सभी जीवों के केवल सोमैटिक कोशिकाओं में होता है। जो माइटोसिस डिवीज़न है वो केवल सोमैटिक कोशिका में होता है। नेक्स्ट है, इसके फलस्वरूप जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, जब हमारे कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होते हैं तभी जो जीव है उसमें ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है ना, वृद्धि और विकास होता है। तो जो वृद्धि और विकास है उसका मुख्य कारण है माइटोसिस डिवीज़न। अगर माइटोसिस डिवीज़न नहीं होगा तो हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गुणसूत्रों की संख्या के संतुलन में सहायक होते हैं। क्या बोल रहे हैं, जो गुणसूत्र की संख्या है उसको संतुलन करने में सहायक होते हैं। मतलब अगर मातृ कोशिका का गुणसूत्र की संख्या है 46 है ना, और पुत्री कोशिका का भी 46 रखना है तो माइटोसिस डिवीज़न होगा, ये बोल रहा है ना, गुणसूत्रों की संख्या को संतुलन करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं, जीवों में कैंसर नामक रोग अनियंत्रित माइटोसिस डिवीज़न का ही प्रतिफलन है। हमें पता है कि जीवों में क्या होता है, कैंसर होते हैं। कैंसर क्या है, एक प्रकार से कोशिकाओं का गुच्छा होता है, कोशिकाओं का समूह। तो उसका निर्माण का मुख्य कारण है माइटोसिस डिवीज़न। अगर माइटोसिस डिवीज़न अनियंत्रित रूप से हो रहा है तो कोशिकाओं का समूह बनते जाएगा और उसी को ट्यूमर बोलते हैं हम लोग, है ना, कैंसर नामक रोग बोलते हैं। तो कैंसर रोग का भी कारण है माइटोसिस डिवीज़न, अगर वो अनियंत्रित रूप से हो रहा है तो इस प्रकार है हमारा समसूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीज़न। यदि आपको ये वीडियो समझ आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड लोगों के साथ अवश्य शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।